अक्सर आप लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता को लेकर खूब विवाद होता रहता है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि क्या नेहरू ने यूएन की सुरक्षा परिषद में भारत के बदले चीन को सीट दी थी। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का ही भाग है और इसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 स्थायी मेंबर हैं, 10 अस्थायी मेंबर हैं। स्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर में चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए हमारा प्यारा पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए एशिया में हमारा प्यारा भारत है, ये आपको चाइना देखने को मिलेगा। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 जनवरी 2004 की द हिंदू की एक रिपोर्ट की कॉपी दिखाते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की सीट लेने से इनकार कर दिया था और इसे चीन को दिलवा दिया था। जो भारत को मिल रही थी वो चाइना को दे दी थी। इस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं। द हिंदू की रिपोर्ट में कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रहे शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया है। और इस किताब में शशि थरूर ने लिखा कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। और आप देखेंगे कि थरूर ने लिखा, भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। थरूर के अनुसार नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। दरअसल रविशंकर प्रसाद का कहना चाह रहे थे कि आज अगर चीन यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है तो नेहरू के कारण, और उसी का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। अब यही आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराया। हालांकि कई लोग मानते हैं कि जो इस बात को लेकर नेहरू की आलोचना करते हैं वो कई अन्य तत्वों की उपेक्षा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना और इससे जुड़े संगठन तब आकार ही ले रहे थे। 1945 में सुरक्षा परिषद के जब सदस्य बनाए गए तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। 27 सितंबर 1955 को नेहरू ने संसद में स्पष्ट रूप से इस बात को खारिज कर दिया था कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का कोई अनौपचारिक प्रस्ताव मिला था। और आप देखिए 27 सितंबर 1955 को डॉक्टर जे एन पारेख के सवालों के जवाब में नेहरू ने संसद में कहा था, यूएन में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या फिर अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है और जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था। इसमें कुछ खास देशों को स्थायी सदस्यता मिली थी। चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता। ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत को सीट दी गई और भारत ने लेने से इनकार कर दिया। हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य है उन सबको शामिल किया जाए। और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी एक बार जवाहरलाल नेहरू को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए चीन का समर्थन करने का गुनाहगार बताया था। उस समय जेटली का कहना था कि नेहरू ने भारत के बजाय चीन का समर्थन किया था। जेटली ने कहा था कि चीन और कश्मीर पर एक ही व्यक्ति ने बड़ी गलती की है। अरुण जेटली ने ट्वीट कर 2 अगस्त 1955 को नेहरू की तरफ से मुख्यमंत्रियों के लिखे चिट्ठी का हवाला दिया था। जेटली ने अपने ट्वीट में लिखा था कि 2 अगस्त 1955 को नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। इस पत्र में नेहरू ने कहा था कि अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से कहा कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में लेना चाहिए, न कि सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में भारत को जगह मिलनी चाहिए। जाहिर है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। चीन का सुरक्षा परिषद में नहीं होना उसके साथ नाइंसाफी होगी। अब बात आती है, क्या है इतिहास। कहा जाता है कि 1950 के दशक में भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चीन को शामिल किए जाने का एक बड़ा समर्थक था। तब यह चीन ताइवान के पास थी। क्या ये सीट ताइवान के पास थी। 1949 में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व चांग काई शेक की रिपब्लिकन ऑफ चाइना का शासन करता था, न कि माओ का पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना। संयुक्त राष्ट्र ने पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को यह सीट देने से इनकार कर दिया था। और आप देखते हैं कि शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की वकालत की थी।
नेहरू ने पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का समर्थन किया। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू ने 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच तनातनी के मद्देनजर माओ को खुश करने के लिए ऐसा किया था। दूसरों का तर्क है कि एशियाई देशों के बीच एकजुटता के लिए नेहरू ने अति उत्साह में दांव गलत जगह लगा दी, क्योंकि दोनों देशों के इतिहास को देखने पर यह पता चलता है कि चीन और भारत इस ऐतिहासिक यात्रा में साथी रहे हैं। मोटे तौर पर कई लोग इसे आदर्शवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हकीकत को लेकर नेहरू के मूल्यांकन में कमी के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि ताकत मायने रखती है और इसलिए समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है। और आप देखेंगे कि द डिप्लोमेट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि हालांकि जिन लोगों ने यह तर्क दिया कि वो संयुक्त राष्ट्र में पीपल्स और रिपब्लिक ऑफ चाइना को समर्थन देने के पीछे नेहरू के कारणों को जानने में असफल रहे, उन्होंने यह नहीं पता है कि नेहरू इतिहास के बारे में बहुत पढ़ते थे और राष्ट्रों के बीच शक्ति का संतुलन उनके लिए काफी अहम था। द डिप्लोमेट ने लिखा कि नेहरू के रुख को समझने के लिए 20वीं सदी में जाना पड़ेगा। उस समय की राजनीति ने नेहरू ने यह माना कि बड़ी शक्तियों को अपने मित्रों से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल किया जाना चाहिए। नेहरू का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ गलत व्यवहार किया गया। अपमान की भावना और बहिष्कार ने उसे एक और असंतुष्ट देश यूएसएसआर के करीब ला दिया। नेहरू की इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना कोई साधारण शक्ति नहीं है। द डिप्लोमेट में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल के असिस्टेंट प्रोफेसर नवारुण रॉय ने लिखा है कि अप्रैल 1922 में जर्मनी ने रूस के साथ रापालो संधि पर हस्ताक्षर किया और जिससे यूरोप में तनाव बढ़ गया। लेकिन ब्रिटेन से आप देखते हैं कि ब्रिटेन से समय रहती उसे 1926 में लीग ऑफ नेशंस का सदस्य बनाने में मदद की। इसके बावजूद ग्रेट डिप्रेशन ने इसे वैश्विक स्थिरता के लिए फिर से खतरा बना दिया और नेहरू को यह स्पष्ट था कि पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना कोई साधारण शक्ति नहीं है, लिहाजा उसे वैश्विक राजनीति में समायोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो बाद में वो अप्रत्याशित तरीके से खतरनाक बन सकता है। ये वो सबसे बड़ा तर्क था जिसने सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता पर नेहरू के रुख की अगुवाई की। रॉय ने लिखा है कि नेहरू का मानना था कि नए चीन की वजह से न केवल पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बदल गया, इसलिए विश्व राजनीति में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को समायोजित नहीं करना न केवल मूर्खता है बल्कि खतरनाक भी है। नेहरू उनका मानना था कि यदि संयुक्त राष्ट्र से पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को बाहर रखा गया तो यूएन के फैसलों का चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत की चाहत, तो आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है कि जैसे जैसे कोई देश ताकतवर बनता जाता है उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जाती है। भारत भी इस मामले में अलग नहीं रहा और हाल के दिनों में इसकी सैन्य और आर्थिक शक्ति बढ़ी है। ऐसे में विश्व राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने को लेकर उसकी चाहत भी बढ़ी है और इन्हीं में से एक है कि पिछले कुछ दिनों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट को लेकर भारत लगातार मांग कर रहा है। भारत के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर इसके लिए पुरजोर कोशिश भी की ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बतौर स्थायी सदस्य भारत की योग्यता जताई जाए और इन प्रयासों के परिणाम भी पूरी तरह निराशाजनक नहीं रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे प्रमुख शक्तिशाली देशों ने भारत की सदस्यता को लेकर कई मौकों पर अपना समर्थन जताया और आप देखते हैं कि हालांकि चीन इसका सख्त विरोधी रहा है। हाल के घटनाक्रम को देखते हुए आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि कुछ मौकों पर दोनों देशों के बीच संबंधों में तल्खी आई है। दोनों एक लंबी विवादित सीमा को साझा करते हैं और 2017 में ही दोनों देशों के बीच डोकलाम में गतिरोध, फिर युद्ध विराम जैसी स्थिति पैदा हुई थी। लद्दाख में भी आपने देखा होगा झड़प हुई थी। भारत और चीन दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्रों में पैर टिकाने की रणनीतिक ठिकानों को तलाशने में लगे हुए हैं। और देख लीजिए, ये आप देखिए हिंद महासागर है, यहाँ आपको देखिए ये प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। ये है प्रशांत महासागर, देख रहे हैं आप लोग, जो जितना बड़ा होता है ना कहते हैं उतना ही दक्षिण प्रशांत सागर ये आप देख रहे हैं। ये आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिल जाएगा, अमेरिका की बातें हो रही हैं। ये जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऊपर आप देखिए रूस आपको देखने को मिल जाएगा, यूक्रेन है, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो सच्चाई से भी परिचित रहा करिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।